हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 4। ठीक है, जो न्यू बुक है आपकी उसमें एक्सरसाइज 4 है, जो पिछली बुक थी उसमें एक्सरसाइज 5 है। यानी कि उस एक्सरसाइज का नाम है हमारे पास सम्मिश्र संख्या। ठीक है, सम्मिश्र संख्या ये एक्सरसाइज है 4। इसमें हम पढ़ने क्या वाले हैं। ठीक है, देखो जैसे कि यहाँ पे एक समीकरण हम लिख रहे हैं x² + 1 = 0। ये हमने यहाँ पे एक समीकरण लिखा। ठीक है, अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे ना तो इस 1 को इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा x² = -1। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसका मतलब ये हो गया कि x गुणा x = -1। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कोई भी दो संख्या ऐसी आप सोच सकते हैं क्या कि जिनका गुणा करने पे माइनस की संख्या आ जाए या -1 आ जाए या फिर कुछ और होता है, यहाँ पे -2 होता, -3 होता। यानी कि कोई भी ऐसी दो संख्या, हालांकि ये एक ही संख्या है, दोनों बराबर हैं। ठीक है, तो कोई भी ऐसी संख्या जिसका खुद से ही गुणा करने पे माइनस की कोई संख्या आ जाए, ऐसा कभी भी संभव है क्या? कभी संभव नहीं है ऐसा। तो हमने यहाँ पे एक चीज निकाली, क्या निकाली कि x² = -1 है। इसका अगर हम वर्गमूल लेंगे तो x =√-1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो √-1 है ना, इसको हमने एक संख्या मान लिया आयोटा। अब ये कोई वास्तविक संख्या तो है नहीं कि अंडर रूट के अंदर माइनस आ जाए, तो इसको हमने नाम दे दिया क्या? काल्पनिक दे दिया, यानी कि ये कल्पना में है कोई संख्या। ठीक है, हमारे दिमाग में है, ये रियलिटी में होती नहीं है, बस मैथ को सॉल्व करने के लिए ये हमने कोई संख्या मान ली है, इसकी कल्पना कर ली है हमने। ठीक है, तो इस प्रकार जो आयोटा वाली जो संख्याएं होती हैं ना, या अंडर रूट में माइनस वाली संख्या, अंडर रूट के अंदर माइनस वाली संख्या या फिर आयोटा वाली जो संख्या होती हैं, उनको हम बोलते हैं काल्पनिक संख्या या फिर सम्मिश्र संख्या। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होती है सम्मिश्र संख्या। जैसे a + आयोटा b लिख रहा है हमारे पास। ठीक है, और a और b दोनों अगर वास्तविक संख्याएं हैं, a, b बिलोंग्स टू r हैं, तो इस प्रकार की जो संख्याएं होती है ना, उनको बोलते हैं हम सम्मिश्र संख्या। ठीक है, देखो किस प्रकार से, जैसे मान के चलो हमारे पास लिख रहा है 4 + 3 आयोटा, इस प्रकार से लिख रहा है हमारे पास। ठीक है, 4 + 3 आयोटा लिख रहा है, तो ये क्या हो गई हमारे पास? एक काल्पनिक संख्या हो गई या सम्मिश्र संख्या हो गई। किस प्रकार से हो गई? देखो 4 को तो हम जानते हैं 4 ही होता है, 3 को भी हम जानते हैं 3 ही होता है। आयोटा अभी क्या पढ़ा था हमने? आयोटा की जो वैल्यू होती है वो √-1 होती है, तो इस आयोटा की जगह हम लिख देंगे √-1, सॉरी 4 + 3 और √-1, इस प्रकार से हम इसको लिख देंगे। ठीक है, जब हम 3 को अंडर रूट के अंदर ले जाएंगे, देखो 4 प्लस इस 3 को अंडर रूट के अंदर ले जाएंगे ना, तो ये 9 बन जाएगा। यानी माइनस तो पहले से है ही है और -9 हो गया ये। ठीक है, यानी कि इस प्रकार से हो गया 4 + अंडर रूट में 9 गुणा -1, इस प्रकार से हो गया ये। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रकार की जो संख्या होती है उसको लिखते हैं हम 4 + 3 आयोटा। अब ये क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा सर हमारी में। तो देखो जैसे श्रीधराचार्य विधि से हमने कोई इक्वेशन सॉल्व की। ठीक है, और उसमें क्या होता था? -b ± √v² - 4ac, इस प्रकार कुछ होता था अपॉन 2a। ठीक है, इस प्रकार से होता था। तो मान के चलो यहाँ पे कोई संख्या आ गई, मान के चलो 4 संख्या आ गई बाहर, प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ पे कोई संख्या आ गई 16, क्योंकि 4 है ना तो 16 आएगा। ठीक है, और माइनस, और इधर मान के चलो कोई संख्या आ गई क्या? 32, इस प्रकार से संख्या आ गई, और अपॉन 2a। ठीक है, अपॉन 2a, इस प्रकार की संख्या आ गई हमारे पास, मान के चलो। तो फिर क्या होगा? होगा ये कि 4 ± अंडर रूट 16 में से 32 को माइनस करेंगे ना, तो ये -16 आ जाएगा, और अपॉन 2a। 10वीं क्लास में हम क्या करते थे? ऐसे अंडर रूट के अंदर माइनस पहली बात तो आता नहीं था, अगर आ जाए बाई चांस तो हम इसको छोड़ देते कि कुछ गड़बड़ होगी, ये तो गलत है। अब हम क्या करेंगे कि ये गलत नहीं है, क्या करेंगे? देखो इस अंडर रूट वाले को देखो। ठीक है, 4 + माइनस और अपॉन 2a सेम चल रहा है। अंडर रूट वाले को देखो, -1 गुणा 16 लिख लेंगे। इस अंडर रूट को अंडर रूट के अंदर ही लिख लिया हमने, -1 गुणा 16 -16 हो जाता है। ठीक है, अब -1 को तो यहीं पे छोड़ देंगे अंडर रूट के अंदर ही, और 16 को अंडर रूट से बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, तो 16 को अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो 4 + माइनस
और 16 को अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो 4 ही बन जाएगा और अंडर रूट के अंदर हो जाएगा -1 इस प्रकार से, और अपॉन 2a। फिर 2 से इन दोनों को काट दो आप, तो 2 + -2 और अंडर रूट 1 की जगह लिख देते हैं हम आयोटा, और अपॉन में a चल रहा है। ठीक है, तो ये जो है हमारा नया आंसर आ गया, ये नई संख्या आ गई हमारे पास आयोटा वाली। इसको बोलते हैं हम सम्मिश्र संख्या। ठीक है, जो आयोटा वाली संख्या होती है उनको सम्मिश्र संख्या बोलते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जब अंडर रूट के अंदर माइनस बन जाता है, उन संख्याओं को लिखने के लिए हम आयोटा का उपयोग करते हैं। आयोटा जो है एक काल्पनिक संख्या है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, जैसे मान के चलो हमने संख्या ली 4 + 3 आयोटा इस प्रकार की। ठीक है, जो अभी थोड़ी देर पहले ली थी। जो यहाँ पे 4 होता है ना, यानी कि जो बिना आयोटा वाली संख्या होती है उसको तो बोलते हैं हम, जैसे मान के चलो ये कोई संख्या है, इस संख्या का नाम हमने ले लिया जेड है भाई। इस संख्या का नाम मान लिया हमने क्या है, जेड है। तो जो 4 है ना उसको तो हम बोलते हैं वास्तविक भाग। ठीक है, वास्तविक भाग, इसको शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं रियल पार्ट ऑफ जेड, यानी कि वास्तविक रियल पार्ट ऑफ जेड। इस जेड का वास्तविक भाग है ये क्या, 4। ठीक है, और जो 3 होता है ना उसको बोलते हैं हम काल्पनिक भाग। ये सिंपल सी बातें हैं, आपको थोड़ी सी याद रखनी है, काफी बार पूछ लेते हैं। ठीक है, तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड हो जाएगा हमारे पास 3, यानी कि जो आयोटा के साथ वाली संख्या होती है उसको बोलते हैं काल्पनिक भाग, और जो आयोटा से अलग होती है उसको बोलते हैं हम वास्तविक भाग। ठीक है, अब आगे देखो हम पढ़ने वाले हैं इनका बीजगणित, यानी कि जैसे हमने नॉर्मल जो संख्याएं होती हैं 1 2 3 4 उनका बीजगणित पढ़ते हैं ना, जोड़ बाकी गुणा भाग, ऐसे ही अब हम काल्पनिक संख्याओं के जोड़ बाकी गुणा भाग पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जोड़ से ही स्टार्ट करते हैं, और जोड़ को बोलते हैं योग, बोलते हैं जोड़ को। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं ये एडिशन, या फिर ठीक है एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से। ठीक है, देखो क्या होता है, जैसे मान के चलो हमने एक संख्या ले ली यहाँ पे z1 बराबर a + आयोटा b। अब यहाँ पे देखो a और b में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, a और b तो नॉर्मल संख्या ही है, और जो आयोटा है वो अभी थोड़ी देर पहले बताया था अंडर रूट -1 होता है। ठीक है, तो a और b के लिए इसलिए लिख रहे हैं ताकि a और b की जगह पे कोई भी वास्तविक संख्या हम लिख सकते हैं, 4 5 6 10 12 15 पॉइंट वाली भी लिख सकते हैं, परिमेय अपरिमेय कुछ भी लिख सकते हैं। जो भी वास्तविक संख्या होती है ना वो कुछ भी लिख सकते हैं। ऐसे ही दूसरी संख्या हमने ले ली z2 की वैल्यू ले ली c + आयोटा d इस प्रकार से। ठीक है, c और d की जगह पे भी हम कोई भी वास्तविक संख्या लिख सकते हैं, परिमेय अपरिमेय पॉइंट वाली कैसी भी। ठीक है, जो हम जानते हैं अब तक पढ़ चुके हैं वो वाली। ठीक है, अब देखो इनका योग कैसे करते हैं, यानी इनको जोड़ते कैसे हैं। तो देखो z1 + z2 हमको करना है, तो सबसे पहले इनको जोड़ेंगे, तो देखो a + आयोटा b + c + आयोटा d इस प्रकार से इनको जोड़ते हैं। अब आयोटा वालियों को एक साथ जोड़ देते हैं, बिना आयोटा वाली को एक साथ जोड़ देते हैं, यानी कि a + c हो जाएगा, प्लस आयोटा वाली को एक साथ जोड़ेंगे यानी आयोटा b + आयोटा d इस प्रकार से। अब यहाँ पे देखो a और c को छो गए, मान के चलो a और c को जोड़ के हमने ये बना दी, प्लस इन दोनों में से आयोटा कॉमन ले लेते हैं, और ये हो जाएगा हमारे पास b + d। इस प्रकार से इनको जोड़ते हैं। अब क्वेश्चन आ जाए सीधा सीधा, हमारे पास क्वेश्चन आ गया, मान के चलो 4 + 3 आयोटा, 10 + 12 आयोटा। दो संख्या दे रखी है हमको, इनको जोड़ के दिखाओ। तो क्या करेंगे, इस वाले को और इस वाले को जोड़ देंगे, तो 4 और 10 तो हो गए 14, प्लस आयोटा और इस वाले को और इस वाले को जोड़ देंगे, तो 3 और 12 हो गए 15, यानी कि 14 + 15 आयोटा क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया। इस प्रकार से हम इनको जोड़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक सम्मिश्र संख्या जोड़ी हमने दूसरी सम्मिश्र संख्या में, तो आंसर में क्या आई, तीसरी सम्मिश्र संख्या आई, यानी कि दो सम्मिश्र संख्याओं को जोड़ने पे आंसर भी क्या आता है, सम्मिश्र संख्या ही आता है। इस नियम को हम बोलते हैं समवरक नियम। ठीक है, समवरक नियम या समव्रत नियम भी शायद कहीं कहीं पे बोलते हैं। ठीक है, तो बुक में तो समवरक लिख रहा है, तो समवरक नियम जो होता है वो ये होता है कि दो सम्मिश्र संख्याओं को जोड़ने पे सम्मिश्र संख्या ही हमको प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये तो हो गया समवरक नियम। अब हम नेक्स्ट नियम पढ़ने वाले हैं क्रम विनिमय नियम। देखो क्रम विनिमय नियम क्या होता है, क्रम विनिमय नियम ये होता है जैसे हमने z1 में z2 को जोड़ा, यानी कि इसमें इसको जोड़ा तब आंसर ये आया। उल्टा भी हम कर सकते हैं, इसमें इसको भी जोड़ सकते हैं तब भी आंसर यही आएगा। ये तो सिंपल सी बात है, करवाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये क्रम विनिमय नियम होता है। ठीक है, क्रम विनिमय नियम।
यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं हम कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं यानी सम्मिश्र संख्या होती हैं वो समरक नियम का पालन करती हैं और क्रम विनिमय नियम का भी पालन करती हैं, इस प्रकार से। ठीक है, ये चीजें आप बुक में पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं साहचर्य नियम की। जैसे मान के चलो 3 संख्या ले ली हमने, Z1 Z2 और Z3। ठीक है, ये शॉर्ट में लिख रही हैं, इनको हम ऐसे भी लिख सकते हैं A+I/B, C+I/D और F+I/G, इस प्रकार से। ठीक है, अब इनको अगर हम जोड़ेंगे तो देखो जो अभी साहचर्य नियम बताया था वो क्या होता है, पहले इन दोनों को जोड़ लो फिर इसको जोड़ लो, या फिर पहले इन दोनों को जोड़ लो पीछे वालियों को और फिर आगे वाली को जोड़ लो, आंसर सेम ही आएगा। ये आप वास्तविक संख्याओं या जो भी हमारी ना वो संख्या होती है ना, प्राकृत संख्या और पूर्णांक संख्या, उनके लिए आप कक्षा 8 में पढ़ चुके होंगे इनको। ठीक है, अगर आपने नहीं पढ़े तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे कक्षा 8 में आते हैं ये। अब हम क्या कर रहे हैं 11वीं क्लास में, ये सम्मिश्र संख्याओं के लिए पढ़ रहे हैं, सेम चीज है बस। ठीक है, यहाँ पे सम्मिश्र संख्या है, वहाँ पे वास्तविक संख्या होती है। ठीक है, ये हो गया। इस प्रकार से इसको बोलते हैं हम साहचर्य नियम। साहचर्य नियम एक बार फिर से देख लो क्या होता है, पहले इन दोनों को जोड़ लो फिर इसको जोड़ लो तब भी आंसर सेम आएगा, या फिर पहले इन दोनों को जोड़ लो फिर इसको जोड़ लो फिर भी आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं योगात्मक तत्समक। योगात्मक तत्समक, ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, तत्समक इस प्रकार से। देखो तत्समक क्या होता है, ठीक है, एक बार देख लो। जैसे हमने कोई संख्या ली, मान के चलो 4 लिया। ठीक है, अब 4 में हमने क्या जोड़ दिया, 0, तो क्या आ गया हमारे पास, 4 ही आ गया। यानी कि ऐसी संख्या जिसको जोड़ने पे वही संख्या वापस आ जाए। जैसे 4 लिया, 4 में 0 जोड़ दिया तो क्या आ गया, 4 ही आ गया। तो हमारा जो योगात्मक तत्समक है ना वो क्या है, 0 है। जैसे हमने 5 लिया, 5 में 0 जोड़ा तो फिर से 5 आ गया। तो योगात्मक तत्समक क्या है, 0 है। यानी योगात्मक तत्समक वो होता है जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती। जैसे यहाँ पे 0 की कोई वैल्यू नहीं है ना, 0 तो 0 ही होता है। तो इस 0 को बोलते हैं हम योगात्मक तत्समक। ये तो हो गया हमारा वास्तविक संख्याओं के लिए। अब बात करते हैं काल्पनिक संख्याओं के लिए योगात्मक तत्समक क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जैसे z है हमारा A+I/B। ठीक है, तो अगर हम A को भी 0 ले लें और B को भी 0 ले लें तो ये हो जाएगा 0+I/0, यानी 0 आयोटा, सब कुछ 0 है। 0 आम प्लस 0 खरबूजा बराबर क्या हो गया, 0 ही हो गया। यानी कि सम्मिश्र संख्याओं के लिए जो योगात्मक तत्समक होता है वो भी क्या होता है, 0 ही होता है। A की जगह पे भी 0, B की जगह पे भी 0। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जैसे 4+3 आयोटा है, 4+3 आयोटा है, इसमें अगर हम जोड़ दें, क्या जोड़ दें इसमें, 0+0 आयोटा जोड़ दें इसमें हम, तो देखो 4 और 0 4 हो गए और 3 और 0 3 हो गए। तो फिर से वही संख्या आ गई हमारे पास, यानी कि 0+0 आयोटा जो होता है वो योगात्मक तत्समक होता है। ठीक है, अब बात करते हैं योगात्मक प्रतिलोम के बारे में। प्रतिलोम, अब योगात्मक भी है इसके आगे। ठीक है, योगात्मक प्रतिलोम यानी एडिटिव इनवर्स। ठीक है, प्रतिलोम, प्रतिलोम का मतलब क्या होता है, प्रतिलोम का मतलब होता है उल्टा। जैसे मान के चलो यहाँ पे मान के चलो हमारे पास है 4 है, और 4 का उल्टा क्या होता है, अगर हम 4 का उल्टा गुणात्मक में बात करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, लेकिन योगात्मक में बात करेंगे ना तो 4 का उल्टा होता है -4। ठीक है, इस प्रकार से, ये बराबर नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से, यानी कि कहने का मतलब ये है जैसे 4 है और 4 का मान के चलो योगात्मक प्रतिलोम क्या है, x है, तो हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए, योगात्मक तत्समक आना चाहिए, 0 आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो x की वैल्यू निकालेंगे तो 4 को इधर भेज देंगे तो x बराबर आ जाएगा हमारे पास -4। यानी कि जो योगात्मक तत्समक होता है उसमें क्या होता है, चिन्ह बदल जाता है। ठीक है, जैसे मान के चलो 10 है तो 10 का योगात्मक तत्समक क्या होगा, -10 होगा। 15 है, 15 का योगात्मक तत्समक क्या होगा, -15 होगा। तो इनको अगर हम सॉल्व करेंगे तो आंसर सबके क्या आएंगे, 0 ही आएंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम संख्या का चिन्ह बदल दें तो वो योगात्मक तत्समक योगात्मक प्रतिलोम बन जाता है। ठीक है, अब देखो गुणात्मक, गुणात्मक अभी नहीं आया। ठीक है, गुणात्मक हम पढ़ेंगे नेक्स्ट में, उससे पहले हम पढ़ते हैं अंतर। अंतर यानी कि बाकी, अंतर का मतलब क्या होता है, बाकी, माइनस। ठीक है, जैसे मान के चलो हमने 4 और 5 दो संख्याएं और आ गया हमको कि 4 में से 5 का अंतर करो,
तो 4 माइनस 5 कर देंगे, क्या आ जाएगा आंसर -1 आ जाएगा। फिर आ गया कि 5 में से 4 का अंतर करो, तो 5 माइनस 4 कर देंगे तो बराबर आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। दोनों बराबर आ रहे हैं क्या, नहीं आ रहे, यानी कि जो अंतर होता है ना वो क्या होता है, बराबर नहीं होता। यानी कि अगर हम Z1 माइनस Z2 करें तो जरूरी नहीं कि ये दोनों क्या हों, बराबर हों। तो Z1 माइनस Z2 बराबर हो भी सकता है और नहीं भी होता Z2 माइनस Z1 के, ठीक है। तो ज्यादातर तो बराबर नहीं होता है, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास अंतर। अब इनमें अंतर कैसे निकालेंगे, तो a प्लस आयोटा बी और b प्लस आयोटा सी ऐसे निकाल सकते हैं। आप देखो जैसे पहले यहाँ पे इसको थोड़ा नीचे करते हैं, देखो जैसे Z1 की वैल्यू a प्लस आयोटा बी ली और Z2 की वैल्यू c प्लस आयोटा डी ली। तो जब हमने इनको जोड़ा तो क्या किया, a के साथ c को जोड़ दिया और आयोटा वालों को एक साथ जोड़ दिया। और जब अंतर करेंगे तब क्या करेंगे, a में से c को घटा देंगे और b में से d को घटा देंगे। जब Z2 माइनस Z1 करेंगे तो C में से A को घटा देंगे और D में से B को घटा देंगे। सिंपल है, ठीक है। ये चीजें आप बुक में भी पढ़ सकते हैं। अब देखो आगे गुणन, यानी कि संख्याओं का गुणन कैसे करते हैं, सम्मिश्र संख्याओं का गुणन, ठीक है। देखो जैसे ये मेन चीज है, ये गुणन बहुत काम आता है, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखना आप, ठीक है। देखो जैसे मान के चलो एक संख्या है हमारे पास, देखो जैसे मान के चलो एक संख्या है Z1, ठीक है, बराबर a प्लस आयोटा बी। इस प्रकार से दूसरी संख्या है Z2 c प्लस आयोटा डी। तो इनका गुणा कैसे करेंगे हम, ठीक है। तो देखो Z1 इंटू Z2, ठीक है। तो देखो a प्लस आयोटा बी गुणा c प्लस आयोटा डी, इस प्रकार से हमने लिख लिया। अब इनका गुणा करते हैं, तो a का गुणा पहले c से करेंगे तो आ जाएगा ac, प्लस a का गुणा इससे करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास आयोटा और डी ए का गुणा इससे, देखो a का गुणा c से किया ac आ गया। अब a का गुणा इससे करेंगे तो आयोटा आ गया, साथ में ad आ गया, ad को da भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस b का गुणा c से करेंगे तो आ जाएगा bc और साथ में क्या है आयोटा है, ठीक है, इस प्रकार से। उसके बाद इसका गुणा इससे करेंगे तो आयोटा गुणा आयोटा करेंगे तो प्लस आयोटा स्क्वायर हो गया और b का गुणा d से करेंगे तो bd हो गया हमारे पास, ठीक है। ये आ गया हमारे पास आंसर। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। देखो ac प्लस, देखो आयोटा स्क्वायर जो होता है ना, आयोटा की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, √-1 होती है। अगर हम इसका स्क्वायर कर दें तो इधर हो जाएगा हमारे पास आयोटा स्क्वायर और अंडर रूट हट जाएगा स्क्वायर करने पे तो -1 आ जाएगा। यानी कि आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है ना वो -1 होती है। तो यहाँ पे हम -1 लगा देंगे तो ये -bd हो जाएगा। तो यहाँ पे ये हो गया -bd, इस प्रकार से। प्लस इन दोनों में आयोटा कॉमन आ रहा है तो आयोटा कॉमन ले लो, ये हो गया AD प्लस BC। तो ये हो गया हमारे पास AC माइनस BD प्लस आयोटा इंटू AD प्लस BC। इस प्रकार से दोनों अंतर है, देखो AC है, ये AD है, ये BD है, ये BC है, ठीक है। इस प्रकार से हम इनका गुणा करते हैं। तो गुणा तो सिंपल ही है, अगर आप इसको याद कर सकते हैं तो आप डायरेक्ट गुणा कर लेना। अगर आप पे ये याद नहीं होता तो आप क्या करेंगे, जैसे 4 प्लस 5 आयोटा है और 6 प्लस 7 आयोटा है। अगर इनका गुणा करना है तो 4 का गुणा 6 से कर दीजिए 24। फिर क्या करेंगे, 4 का गुणा 7 से करेंगे तो 7 चौक 28 आयोटा, प्लस 5 का गुणा 6 से करेंगे तो 30 आयोटा, फिर 5 का गुणा 7 से करेंगे तो 35 आयोटा स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 24 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है तो ये -35 हो गया। तो 24 माइनस 35 प्लस आयोटा इन दोनों में से कॉमन ले लेते हैं और 28 और 30 हो गए हमारे पास 58, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास, देखो 11 तो ये हो गए, यानी कि -11 सॉरी, प्लस आयोटा 58, यानी 58 आयोटा और -11 यानी -11 प्लस 58 आयोटा हमारा आंसर आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो इस प्रकार से गुणा करते हैं, सिंपल ही है गुणा, ठीक है। अब बात करते हैं गुणा के लिए जो नियम होते हैं, ठीक है। तो थोड़ी देर पहले हमने जो नियम योग के लिए पढ़े थे ना, वही गुणा के लिए भी पढ़ेंगे। अब यहाँ पे देखो दो सम्मिश्र संख्याओं का गुणा करने पे आंसर में सम्मिश्र संख्या आ गई। यानी कि ये जो गुणा होता है ना, ये सम्मिश्र संख्याओं के लिए क्या होता है, समवर्ग नियम का पालन करता है। जो
जो संख्या हम लेते हैं अगर वही आ जाए ना तो उसको बोलते हैं हम समवरक। जैसे कि मान के चलो हमने एक परिमेय संख्या ले ली 4/1 और दूसरी परिमेय संख्या ले ली 6/2। अगर इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा आंसर में 7 आएगा। ठीक है, तो 7/1 लिख सकते हैं हम इसको। तो ये भी क्या हो गई, एक परिमेय संख्या हो गई, यानी कि दो परिमेय संख्या जोड़ी और तीसरी भी परिमेय संख्या आ गई। तो ये हो गया हमारा समवरक नियम। सेम टू सेम यहाँ पे दो सम्मिश्र संख्या ली और आंसर में सम्मिश्र संख्या आ गई गुणा करने पे, तो ये हो गया गुणा के लिए समवरक नियम। ठीक है, अब बात करते हैं गुणा के लिए क्रम विनिमय नियम। तो देखो जैसे 5 का गुणा 6 से कर लो या 6 का गुणा 5 से कर लो, बात एक ही है। तो सेम टू सेम है, Z1 का गुणा Z2 से कर लो या Z2 का गुणा Z1 से कर लो, क्रम विनिमय नियम भी क्या होगा, सेटिस्फाई होता है। यानी कि सम्मिश्र संख्याओं के लिए क्रम विनिमय नियम का भी पालन होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं Z1 इंटू Z2 बराबर Z2 इंटू Z1। ठीक है, अब बात करते हैं साहचर्य नियम की। तो देखो मान के चलो Z1 Z2 Z3 तीन संख्या हैं। ठीक है, अब इनका गुणा करना है हमको। तो देखो पहले इन दोनों का गुणा कर लो, फिर इसका गुणा कर लो, या फिर पहले पीछे वाली दो का गुणा कर लो फिर इसका गुणा कर लो, आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा। 1 गुणा 2 गुणा 3 कर लो या फिर 1 गुणा 2 गुणा 3 कर लो, आंसर 6 ही आएगा। ठीक है, तो ये गुणा तो बिल्कुल सिंपल ही होता है, यानी कि साहचर्य नियम का भी क्या होती है, सम्मिश्र संख्या पालन करती है। ठीक है, गुणा के लिए। अब बात करते हैं गुणात्मक तत्समक। अब देखो मेन चीज आ रही है, अब तत्समक। तत्समक क्या होता है, तो देखो योग के लिए तत्समक तो वो होता है कि ऐसी संख्या जिसको जोड़ने पे फिर से वही संख्या आ जाए, तो वो होता है योगात्मक तत्समक। अब बात कर रहे हैं हम गुणात्मक तत्समक की। ठीक है, तो पहले योग आया था ना, तो अब योग की जगह क्या आ जाएगा, गुणा आ जाएगा। जैसे कि 4 गुणा बराबर 4 ही आना चाहिए, तो ऐसी कौन सी संख्या है, यहाँ पे 1 है, यानी कि 4 का गुणा 1 से करेंगे तो फिर से 4 ही आ जाएगा। यानी कि हमारा जो गुणात्मक तत्समक होता है वो क्या होता है, 1 होता है। अब 1 को हम सम्मिश्र संख्या में कैसे लिखते हैं, देखो 1 बराबर हम लिख सकते हैं 1 प्लस 0 आयोटा। आयोटा वाला पार्ट हमने 0 कर दिया तो 1 हो गया हमारे पास। ये गुणात्मक तत्समक किसके लिए, सम्मिश्र संख्याओं के लिए। ठीक है, सम्मिश्र संख्याओं के लिए। ठीक है, यानी कि सम्मिश्र संख्याओं के लिए गुणात्मक तत्समक क्या होता है, 1 प्लस 0 आयोटा होता है। उसको हम 1 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यानी कि वास्तविक संख्या हो या फिर सम्मिश्र संख्या हो, सबके लिए गुणात्मक तत्समक 1 ही होता है। ठीक है, अब बात करते हैं गुणात्मक प्रतिलोम की। गुणात्मक प्रतिलोम की। ठीक है, देखो जैसे हमने a प्लस एक्स बराबर क्या आना चाहिए हमारे पास, तत्समक आना चाहिए 0, प्लस में पढ़ा था। संख्या में देखो जैसे 4 प्लस एक्स बराबर 0 लिया था हमने, तो क्या आया था हमारे पास, x बराबर -4। यानी कि अगर हम चिन्ह बदल देते हैं तो हमारा योगात्मक तत्समक बन जाता है। अब बात करते हैं गुणात्मक तत्समक की। तो देखो 4 प्लस की जगह हो गया गुणा और x बराबर 0 था पहले, योगात्मक तत्समक। अब बात कर रहे हैं गुणात्मक तत्समक 1 की। ठीक है, तो x बराबर आ जाएगा हमारे पास 1/4। यानी कि अगर हम किसी संख्या का उल्टा कर देते हैं तो वो होता है हमारा गुणात्मक प्रतिलोम। लेकिन ये तो वास्तविक संख्या की बात चल रही है, हम तो सम्मिश्र संख्या पढ़ रहे हैं। तो देखो सम्मिश्र संख्या में क्या होता है, जैसे मान के चलो एक संख्या ली हमने z a प्लस आयोटा b, ये तो सम्मिश्र संख्या है। ठीक है, अब इसका उल्टा कर दो, तो इसका उल्टा करेंगे तो 1 बटे क्या हो जाएगा, 1/z बराबर 1/a प्लस आयोटा b, इस प्रकार से हो गया उल्टा। तो ये जो संख्या होगी ना, ये होगी हमारा z का गुणात्मक प्रतिलोम। अब इस संख्या को इस प्रकार से नहीं लिखते हम, देखो लिखते कैसे हैं, इसका परिमेयकरण करते हैं। तो परिमेयकरण करेंगे ना, तो ये जो चिन्ह होता है ना, आयोटा वाला जो चिन्ह होता है, इसको हम चेंज कर देते हैं। इस प्लस का चिन्ह है तो इसको माइनस से चेंज कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास a माइनस आयोटा बी अपॉन a माइनस आयोटा बी, इस प्रकार से ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। तो ऊपर तो आ गया a माइनस आयोटा बी अपॉन, नीचे आ जाएगा हमारे पास ए प्लस आयोटा बी और ए माइनस आयोटा बी। अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे ना तो एक फॉर्मूला लग रहा है ए प्लस बी और ए माइनस बी, यानी कि हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब बी की जगह पे आयोटा बी है तो आयोटा बी का स्क्वायर, इस प्रकार से आ गया। ये आ गया हमारे पास क्या, जेड का गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक है,
ये आ गया हमारे पास गुणात्मक प्रतिलोम। अब इसको सॉल्व करेंगे, अभी ये सॉल्व नहीं हुआ, ठीक है। तो a माइनस आयोटा बी अपॉन ए का स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर ही होता है माइनस आयोटा का स्क्वायर होता है -1 और बी का स्क्वायर होता है बी स्क्वायर। तो ये माइनस माइनस क्या हो गए, प्लस हो गए। तो हमारे पास आ गया a माइनस आयोटा बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये होता है हमारे पास क्या, गुणात्मक प्रतिलोम। इसको आप अलग अलग भाग दे सकते हैं, ए में एक बार भाग दे लो इस पूरे का और बी में एक बार भाग दे लो, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये होता है हमारे पास गुणात्मक प्रतिलोम, यानी कि संख्या दे रखी है हमको, संख्या दे रखी है ए प्लस आयोटा बी, उसका गणात्मक प्रतिलोम निकालना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ए माइनस आयोटा बी लिखते हैं अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख देते हैं, तो आंसर आ जाता है। अगर आपको ये याद नहीं होता तो आप क्या कर सकते हैं, चिन्ह बदल के और ऊपर नीचे गुणा कर दो, आंसर तब भी आ जाएगा, ठीक है। देखो एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं, देखो एग्जाम्पल से, जैसे मान के चलो हमारे पास वो दे रखा है क्वेश्चन में 3+2 आयोटा, ये क्वेश्चन दे रखा है। अब इसका गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है हमको, ठीक है। तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, ए की जगह पे 3 माइनस आयोटा बी की जगह पे 2 अपॉन ए स्क्वायर 9 और बी स्क्वायर 4। आंसर आ गया हमारे पास भाई साहब 3/9 × 4 = 13 माइनस आयोटा 2/13, ये आंसर आ गया हमारे पास, ठीक है। इस प्रकार से डायरेक्ट भी सूत्र से लिख सकते हैं। अगर सूत्र याद नहीं हो रहा तो देखो कैसे करेंगे, 3 प्लस आयोटा 2 है ये, या 2 आयोटा या आयोटा 2 एक ही बात होती है, ठीक है। अब क्या करेंगे, ऊपर नीचे इसके उल्टे का गुणा कर दो, ठीक है। तो ऊपर नीचे उल्टे का गुणा करेंगे ना, सॉरी पहले इसका गुणात्मक प्रतिलोम निकालेंगे ना, तो क्या करेंगे, देखो पहले इसको उल्टा तो कर लो, तो 1/a प्लस आयोटा b लिखेंगे, यानी कि 3 प्लस आयोटा 2 लिखेंगे इसको। अब इसका क्या करना है, परिमेयकरण करना है, तो चिन्ह बदल के ऊपर नीचे गुणा कर दो, तो 3 माइनस आयोटा 2 और 3 माइनस आयोटा 2, ठीक है। तो ऊपर तो आ गया 3 माइनस आयोटा 2, सेम टू सेम। नीचे जब गुणा करेंगे तो आ जाएगा 3 ए प्लस बी और ए माइनस बी वाले फॉर्मूले से आ जाएगा 3 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर और 2 स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर और माइनस हो गए प्लस, और 3 स्क्वायर 9 और 2 स्क्वायर 4, यानी 9 और 4 13, सेम टू सेम यही संख्या आ जाएगी, ठीक है। ये होता है गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करने का तरीका। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स आप ना एक चीज और देख लो जल्दी से, ए माइनस आयोटा बी जो होता है, संख्या दे रखी थी हमको ए प्लस आयोटा बी, तो जो ए माइनस आयोटा बी होता है उसको बोलते हैं हम संयुग्मी, संयुग्मी। या फिर आप इधर देख लो नीचे आराम से, देखो जैसे कोई संख्या दे रखी है हमको x प्लस आयोटा बाई, ये कोई संख्या है, ठीक है। और कह दिया क्वेश्चन में कि इसका संयुग्मी निकालो, तो जो प्लस का आयोटा होता है उसकी जगह माइनस का आयोटा रख दो तो संयुग्मी आ जाएगा। तो x प्लस आयोटा की जगह रख देंगे माइनस आयोटा और बाई, तो आ जाएगा हमारे पास x, ये माइनस माइनस सॉरी माइनस प्लस माइनस और आयोटा बाई। यानी कि जब हम संयुग्मी निकालेंगे ना तो चिन्ह बदल जाता है, जो प्लस का होता है ना आयोटा के सामने वाला प्लस जो होता है वो क्या हो गया, माइनस का हो गया, तो इसको हम बोलते हैं संयुग्मी। हमेशा ध्यान रखना आयोटा का ही चिन्ह बदलना है आपको। अगर गलती से ऐसे लिख रहा हो आयोटा बाई प्लस एक्स, तो ये नहीं है कि एक्स की जगह पे यहाँ पे माइनस लगा दो, आंसर गलत हो जाएगा, यहाँ पे माइनस लगाना है आपको, ठीक है। इस प्रकार से ये ध्यान रखना है, ये होता है संयुग्मी। अब बात करते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो नीचे वाली चीज होती है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मापांक, या फिर और हिंदी में परिमाण, ठीक है, परिमाण, या फिर मॉडुलस भी इसको बोलते हैं, ठीक है, मॉडुलस। देखो ये क्या होता है, ये होता है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो रहा था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। यानी कि कोई संख्या दे रखी है हमको 4+3 आयोटा, और अगर उसको क्वेश्चन में कह दिया कि उसका मापांक निकालो, तो 4 का स्क्वायर कर दो, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है, ठीक है। सॉरी यहाँ पे मापांक में ना अंडर रूट हो रहा था, यहाँ पे अंडर रूट नहीं है, ये चीज अलग है, ये चीज अलग है, ठीक है। तो एक बार फिर से देख लो, मापांक जो होता है जैसे 4+3 आयोटा है ना, इसका मापांक निकालना है तो अंडर रूट 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये होता है। तो 16 और 9 हो गए 25, यानी अंडर रूट 25 आ गया, और अंडर रूट 25 की वैल्यू कितनी होती है, 5 होती है, यानी इस वाली संख्या का मापांक आ गया 5, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं इसको ना एक बढ़िया से उदाहरण के साथ में। देखो जैसे हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया 6+9 आयोटा, इसका निकालो संयुग्मी,
तो संयुग्मी निकालेंगे ना, तो सबसे पहले तो आयोटा की जगह माइनस आयोटा कर दो, तो संयुग्मी तो हो जाएगा 6 माइनस 9 आयोटा। सिंपल सा है, ठीक है। उसके बाद बोल दिया उसने कि इसका मापांक और निकालो, ठीक है। तो मापांक होता है अंडर रूट 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 प्लस आयोटा के सामने क्या है 9 है, तो 9 का स्क्वायर 81, ठीक है। तो इनको ऐड कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट 7 और 11, यानी कि आ गया ये 117 आ गया, ठीक है। ये होता है मापांक और ये होता है संयुग्मी, ठीक है। बहुत पढ़ लिया है स्टूडेंट हमने, वीडियो भी काफ़ी लंबी हो गई है। मिलते हैं कल हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चीज़ लेकर। उससे पहले ना एक चीज़ और रह गई, गुणा तक पढ़ लिया हमने, भाग और रह गया भाग। भाग भी तो क्या है, बीजगणित का ही हिस्सा होता है ना, तो भाग और पढ़ लेते हैं। मान के चलो एक संख्या है Z1 और दूसरी संख्या है Z2, ठीक है। तो इनका भाग देखो कैसे करते हैं। ऊपर वाली संख्या को लिख लो a प्लस आयोटा बी और नीचे वाली संख्या को लिख लो c प्लस आयोटा डी। अब इसका भाग कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना, जैसे थोड़ी देर पहले परिमेयकरण किया था ना, सेम टू सेम परिमेयकरण कर देंगे। तो c प्लस आयोटा डी है ना, उसको ऊपर नीचे गुणा कर देंगे c माइनस आयोटा डी से, ठीक है। और इसको सॉल्व करेंगे ना, तो जो है हमारा भाग वाला आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको आप ही सॉल्व करना या फिर मैं जल्दी से कर देता हूँ। देखो a का गुणा c से किया तो आ गया ac, उसके बाद b का गुणा d से करेंगे और आगे माइनस है और आयोटा भी है, तो आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर बी डी आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद b का गुणा c से करेंगे तो प्लस आयोटा इंटू बी सी आ जाएगा। उसके बाद b का गुणा a का गुणा d से करेंगे तो माइनस ए डी आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आ जाएगा ऊपर, और इसके नीचे चल रहा है सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर और डी स्क्वायर। इस प्रकार से देख लो एक बार, ए का गुणा सी से कर दिया, उसके बाद बी का गुणा डी से कर दिया। अब की बार बी का गुणा डी से किया है, क्यों किया है, क्योंकि आयोटा आयोटा प्लस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ए का गुणा डी से कर दिया और बी का गुणा सी से कर दिया, तो ये आ गया, उनमें से आयोटा कॉमन ले लिया हमने डायरेक्ट, ठीक है। आयोटा स्क्वायर यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास ए सी प्लस बी डी और प्लस आयोटा इंटू बी सी माइनस ए डी अपॉन सी स्क्वायर, और ये आयोटा स्क्वायर प्लस माइनस हो गया और माइनस माइनस प्लस हो गए और डी स्क्वायर। इस प्रकार से जो होता है भाग होता है इनका, ठीक है। ये आंसर हो जाता है भाग का। तो हमने जो है इनका बीजगणित भी पढ़ लिया, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक और मेहनत करते रहो, अभी तो पार्टी, ठीक है।